वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो कि एससीएस प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो और उनका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए और मैं उन्हें एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है आपका, द रेशियो ऑफ टोटल एडिशनल प्लान सेविंग्स इन एन इकोनॉमी टू द टोटल एडिशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी इज नोन एज। अर्थव्यवस्था में कुल अतिरिक्त योजनाबद्ध बचत टोटल एडिशनल प्लान्ड सेविंग्स का अर्थव्यवस्था की कुल अतिरिक्त आय टोटल एडिशनल इनकम से अनुपात किस रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है। तो उसको क्या कहते हैं? एमपीसी कहते हैं, सेविंग रेट कहते हैं, एमपीएस कहा जाता है या कंजम्पशन रेट कहा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है और आप कोशिश कर सकते हैं इसको करने की और मुझे आप जवाब बता सकते हो। बाकी मैं बता देता हूँ कि जो इसका जो अनुपात होता है उसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस कहा जाता है, बचत के प्रति सीमांत प्रवृत्ति। बचत के प्रति सीमांत प्रवृत्ति। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि एमपीएस क्या होता है। ठीक है, तो बचत करने की सीमांत प्रवृत्ति वह अंश है जिससे यह विचार मिलता है कि अर्थव्यवस्था की कुल अतिरिक्त आय टोटल एडिशनल इनकम, बहुत ध्यान से सुनना, का कितना अनुपात लोग समग्र के रूप में बचाना चाहते हैं। इससे हमें अर्थव्यवस्था की कुल अतिरिक्त आय से अर्थव्यवस्था में कुल अतिरिक्त योजनाबद्ध बचत टोटल एडिशनल प्लान सेविंग का अनुपात मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। तो इसको मैंने डिफाइन भी किया है, तो इसका आपका सी ऑप्शन है। एक और सवाल देखते हैं। और इन इकोनॉमिक्स व्हाट डज द टर्म यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस इंडिकेट्स। अर्थशास्त्र में सामान्य प्रधान स्थिति यूपीएस यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस शब्द क्या दर्शाता है। तो चार ऑप्शन है और एक बार आप सोचिए, विचार कीजिए इसमें क्या जवाब हो सकता है। और यूपीएस के ऊपर सवाल पूछा गया है। यूपीएस वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ना सुना हो। तो मैं एक बार इनके ऑप्शन भी पढ़ देता हूँ। दो अलग अलग देशों के जीडीपी की तुलना, किसी कामगार के रोजगार की स्थिति, एक विशेष ब्याज पर बैंक में किसी व्यक्ति द्वारा निवेश की गई मूल धनराशि, गैर निष्पादित संपत्तियों की स्थिति, स्टेटस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बताओ क्या जवाब होना चाहिए इसका। चलिए, तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दो, कोशिश करो, गलत ही तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, तो जो है रोजगार की स्थिति इंगित करने के लिए सामान्य प्रधान स्थिति यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसका जो है जवाब होना चाहिए आपका बी। यूपीएस में किसी कामगार के गतिविधि से संबंधित स्थिति को वर्णित करने के लिए संदर्भ अवधि 1 वर्ष होती है। व्यक्ति जब नियोजित माना जाता है जब वह 365 दिनों में लंबी समय अवधि के लिए आर्थिक गतिविधि में संलग्न रहा हो। इसी प्रकार व्यक्ति तब बेरोजगार कहा जाता है जब वह व्यक्ति काम के लिए उपलब्ध है लेकिन किसी भी आर्थिक गतिविधि में संलग्न नहीं है। तो जो आपका ये यूपीएस है, आपका ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ वर्कर। ठीक है, इसका बी जवाब है और इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, आप इसको पोस्ट करके दोबारा सुन सकते हो। आगे बढ़ते हैं। द रिसेंट फॉल इन इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस हैज़ द हाईएस्ट इम्पैक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत में हाल की गिरावट का निम्नलिखित में से किस संकेतक पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है और बेसिक सा सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये WPI होता है आपका, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक। तो WPI है, आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, यही इसका जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेस्क्राइब्स टैक्स एक्सपेंडिचर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ ढंग से कर व्यय टैक्स एक्सपेंडिचर का वर्णन करता है। तो ये सवाल है और इस सवाल के चार ऑप्शन है आपके पास। आपने कई बार बजट में पढ़ा होगा टैक्स एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जो है रिसीट्स, टैक्स रिसीट्स। तो इन सब ये सारी टर्म आपको वहाँ पर मिलती हैं। तो इसके अंदर आप देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ टैक्स
It is the revenue foregone by government on account of exemptions of income and corporate tax, or it is the revenue foregone on account of exemption on indirect taxes. It is the expenditure made by the government from the income incurred through taxes. तो ये सवाल है आपका, चार ऑप्शन है आपके पास, तो इसका जवाब मेरे ख्याल से बी होना चाहिए। ठीक है, बी होना चाहिए। टैक्स एक्सपेंडिचर यानी कि कर व्यय, जैसा कि इस शब्द से पता चलता है कि करों के संग्रह में सरकार द्वारा वहन किए गए व्यय से संबंधित नहीं है, बल्कि यह रियायती दरों पर कराधान के अवसर लागत या करदाताओं को छूटे, कटौती, बट्टा, विभेदक, ऋण आदि देने के अवसर लागत को दर्शाता है। कर व्यय से यह पता चलता है कि यदि इस प्रकार के उपायों पर व्यय नहीं होता तो कितना अधिक राजस्व सरकार द्वारा एकत्र किया गया होता। दूसरे शब्दों में इसमें देश के में करदाताओं द्वारा भोगी गई अप्रत्यक्ष सब्सिडी की सीमा का पता चलता है। ठीक है, तो ये जो आपका जवाब आना चाहिए तो यह है कि इसका बी जवाब है। यह आयकर और निगम कर पर छूट के आधार पर सरकार द्वारा छोड़ दिया जाने वाला राजस्व है। तो छोड़ दिया जाने वाला राजस्व है इसका, ये बी जवाब है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इन एन इकोनॉमी हेड काउंट रेशियो इज द मेजर ऑफ। हेड काउंट रेशियो जो है क्या होता है, तो ये सवाल पूछा गया है, तो बताइए क्या जवाब हो सकता है इसका हेड काउंट रेशियो के ऊपर। तो ये चार ऑप्शन है, मैं बता देता हूँ इसके ऑप्शन क्या क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी और लिटरेसी और माल न्यूट्रिशन। तो हेड काउंट रेशियो, तो इस पर जो जवाब होना चाहिए इसका, इसको हम कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसका जवाब है आपका जो है एक सेकंड मैं एक बार फिर से देखता हूँ। आज का बी जवाब है आपका, हेड काउंट रेशियो जो है आपका पावर्टी इसका जवाब है। तो जब गरीबी रेखा से नीचे लोगों के अनुपात में गरीबों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है तो इसे हेड काउंट रेशियो के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो गरीबी जवाब है इसका। तो जब गरीबी रेखा से नीचे लोगों के अनुपात में से गरीबों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो हेड काउंट रेशियो कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, तो इसका बी जवाब है। एक और सवाल देखते हैं। इन इंडियन इकोनॉमी हु आर मार्जिनल वर्कर्स। भारतीय अर्थव्यवस्था में सीमांत श्रमिक कौन माने जाते हैं। तो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो बताइए क्या जवाब होगा। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप भी कोशिश करो सवालों का जवाब देने के लिए। तो सीमांत श्रमिक वे लोग हैं जो गणना के पूर्ववर्ती वर्ष में कुल मिलाकर किसी भी समय कार्यरत थे, लेकिन वर्ष के बड़े भाग के दौरान कार्यरत नहीं थे, यानी जो 183 दिन से कम कार्यरत रहे, यानी कि 6 महीने से कम कार्य करते रहे, तो उन्हें जो है सीमांत वर्कर्स माना जाता है। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या जवाब है। तो दोज वर्कर्स हु वर्क लेस देन 6 मंथ्स इन ए ईयर। तो बस पहला ही जवाब है, आगे के ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ए जवाब है इसका, वे श्रमिक जो 6 महीने से कम काम करते हैं उन्हें आपका मार्जिनल वर्कर्स कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व के ऊपर है। तो सप्लाई कर्व represents the relationship between product price and quantity of product that a seller is willing and able to supply. Shifting to supply curve rightward would imply which of the following? आपूर्ति वक्र उत्पाद की कीमत और उत्पाद की उस मात्रा के बीच संबंध बताता है जिसकी आपूर्ति करने हेतु विक्रेता तैयार और सक्षम रहता है। आपूर्ति वक्र के दाहिनी ओर स्थानांतरण का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है। सवाल आपका आपूर्ति कर्व या सप्लाई कर्व के ऊपर है। तो इसमें जो है जो जवाब है, एक बार मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूं। पहला है आपका लाभ में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, लाभ में कमी, आपूर्ति की मात्रा में कमी और उसकी वस्तुओं की कीमत में कमी। तो ये जो है इसमें चार ऑप्शन है, तो इसका जो जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए ए। ठीक है, ए कैसे होना चाहिए ये मैं बता देता हूँ। तो इसमें जो है फर्म के आपूर्ति वक्र की प्रवृत्ति बेहतर लाभप्रदता के कारण दाहिनी ओर स्थानांतरित होने की होती है।
इसी प्रकार यह बाईं और स्थानांतरित हो जाता है जब लाभ कम हो जाता है। तकनीकी प्रगति वक्र को दाहिनी ओर स्थानांतरित करती है। इसी प्रकार कम हुई इनपुट कॉस्ट और कम हुई यूनिट टैक्स यही परिणाम देता है। तो दाहिनी ओर जाने का मतलब यह है कि लाभ में वृद्धि, यानी कि इसका जवाब है ये जो है आपका ये नियम है इसका। अगर दाहिनी ओर शो हो रहा है आपूर्ति वक्र तो लाभ होता है, अगर बाईं तरफ होता है तो आपका लाभ में हानि होती है। तो यहाँ पर इसका जवाब ए होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर दाएं की जगह बायां आ जाए तो उसको आप कर सकते हो। अगला है आपका एस्क्रो अकाउंट। द टर्म एस्क्रो अकाउंट जनरली रेफर्स टू, ठीक है, जनरली रेफर्स टू। अगला जो है आपका क्वेश्चन है, तो क्या होता है, मैं एक बार ऑप्शन पढ़ देता हूँ। द मनी हैड इन थर्ड पार्टी अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ ट्रांजैक्टिंग पार्टीज, द बैंक अकाउंट्स दैट कुड बी मेंटेन्ड विदाउट और विद वेरी लो मिनिमम बैलेंस, the bank account on which no restrictions on the number of times deposits in cash check can be made, the bank accounts for senior citizens and disabled persons। तो चार ऑप्शन है आपके पास और आपने एस्क्रो अकाउंट सुना है, तो आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि ये होता क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो है पहला वाला जो ऑप्शन है कि लेन देन करने वालों पक्ष की ओर से तृतीय पक्ष के खाते में रखा गया धन, लेन देन करने वाले पक्षों की ओर से तीसरे पक्ष के खाते में रखा गया धन को एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको मैं डिटेल में बता देता हूं। एस्क्रो खाता वस्तुतः तृतीय पक्ष खाता होता है। यह पैसा रखने के लिए एक अलग बैंक खाता होता है जो दूसरों से संबंधित होता है और जिसमें रखा गया पैसा केवल अनुबंध की कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन ही जारी किया जाता है। एस्क्रो शब्द फ्रांसीसी शब्द एस्क्योर से लिया गया है, जिसका अर्थ कागज का कतरन या चमड़े का रोल होता है, जो इस विलेख का सूचक होता है जिसे लेन देन के पूरा होने तक तृतीय पक्ष द्वारा धारित किया जाता है। एस्क्रो खाता विक्रेता द्वारा क्रेता को बेची हुई वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान जोखिम से उसके खरीदार के विरुद्ध विक्रेता की सुरक्षा हेतु एक व्यवस्था है। ऐसा खरीदार के हाथों से नकदी प्रवाह पर नियंत्रण स्वतंत्र एजेंट के हाथों में देकर किया जाता है। स्वतंत्र एजेंट अर्थात एस्क्रो खाताधारक सुनिश्चित करता है कि नकदी प्रवाह का विनियोग लेन देन करने वाले पक्षों के बीच सहमत नियम और शर्तों के अनुसार हो। तो एस्क्रो खाता विभिन्न लेन देनों और व्यापार सौदों में मानक बन गया है। भारत में अवसंरचना क्षेत्रक सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में एस्क्रो खाते का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक भी भारतीय कंपनी के अधिग्रहण, शेयरों के हस्तांतरण, परिवर्तनीय शेयरों के लिए अनिवासी कंपनियों की ओर से एस्क्रो खाते खोलने के लिए बैंकों को अनुमति देता है। ठीक है, तो एस्क्रो खाता क्या है, लेन देन करने वाले पक्षों की ओर से तृतीय पक्ष के खाते को रखा गया धन, यानी कि इसका ए ऑप्शन है। उसके बाद देख लेते हैं अगला सवाल है आपका, ये अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स दिए हुए हैं, सामने उनके ऑप्शंस दे रखे। तो इसमें आपने बताना है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा है और फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा है। आपस में हमने इन्हें मेज करना है, तो अब इन्हें मेज करने की कोशिश करते हैं, देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल संरचनात्मक अनएम्प्लॉयमेंट इन साइकिल इंडस्ट्री बिकॉज पीपल आर बाइंग मोर कार्स। तो साइकिल उद्योग में बेरोजगारी क्योंकि लोग अधिक कार खरीद रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल क्या है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। जैसे आपने देखा होगा ना, पहले टाइम में जब कंप्यूटर आए तो काफ़ी सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो साइकिल इंडस्ट्री में बेरोजगारी इसलिए हो रही है क्योंकि लोग ज़्यादा जो है कारें खरीद रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल बिल्कुल हो सकता है। दूसरा मैंने इसका उदाहरण आपको बताया है अभी कि संरचनात्मक बेरोजगारी जो है ये जब भी कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कंप्यूटर आया था तो उससे जो बेरोजगार लोग हुए वो भी उसका एग्जाम्पल है। अगला है आपका चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल। तो इसमें जो ऑप्शन है, इसमें दूसरा इसका सामने दिया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू स्लो डाउन इन इकोनॉमी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण जो बेरोजगारी होती है।
ठीक है, मंदी के कारण जो बेरोजगारी होती है तो उसको साइक्लिकल कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से। इससे पीछे आपने देखा था कि काफ़ी सारे लोग 2008 में जब मंदी आई तो मंदी होने की वजह से जो कंपनियां थी उन्होंने अपनी छंटनी शुरू कर दी। बहुत सारे ऐसे लोग थे, बल्कि कई लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी अभी उन्होंने आए थे उस वक्त जब बाहर के देशों में मंदी आई और वो कहीं कंपनियों में काम करते थे और वो आकर फिर यहाँ पर दूसरे काम धंधों में लगे। बेरोजगारी वो यानी कि मंदी की वजह से जो बेरोजगारी फैलती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर मैंने फिल्म इंडस्ट्री का नाम लिया है तो इसका एग्जाम्पल आप परिणीति चोपड़ा को देख सकते हो। ठीक है ना, वो किसी कंपनी में काम करती थी और 2008 की जो मंदी आई थी उस मंदी के बाद उन्होंने वो नौकरी छूट गई उनकी, और इंडिया में फिर वो हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हो गई, वो एक अलग बात है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ए पर्सन लीविंग हिज जॉब टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। हाँ, फ्रिक्शनल क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं घर्षणात्मक। ठीक है, घर्षणात्मक का मतलब ये है फ्रिक्शनल, यानी कि आप एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी में आप जाना चाहते हो तो जो दूसरी आपने ज्वाइन करनी है, यानी कि जो बीच का जो बेरोजगारी का गैप है वो फ्रिक्शनल है। तो सेवाओं के लिए तैयारी, यानी कि आप वो वक्त जो आप तैयारी के लिए आप बेरोजगार रहे, आपके पास रोजगार था, आपने तैयारी के लिए जो है कुछ वक्त जो है आप बेरोजगार रहे, आप घर पर तैयारी करते रहे, तो जो ये बेरोजगारी है ये आपकी फ्रिक्शनल है। यानी कि इसके हमें तीनों के तीनों ठीक जवाब है, यानी कि डी जवाब है इसका। ठीक है, और भी कई तरीके की बेरोजगारी होती है, तो कोई क्वेश्चन आएगा तो बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस टैक्स बायोन्सी। तो कर उत्प्लावकता को सबसे अच्छे से कौन सा है जो परिभाषित करता है, तो उसकी बात करते हैं। तो चार ऑप्शन है, आप देखकर भी आप भी कोशिश करो कि क्या होता है। तो टैक्स बायोन्सी राष्ट्रीय आय में वृद्धि के संबंध में राजस्व जुटाने की क्षमता को मापने के लिए एक सूचक है। यदि यह एक से अधिक है तो कर संग्रह में जीडीपी में हुई वृद्धि से उच्च होगी। तो इसमें जो है ऑप्शन देख लेते हैं कि ये पूछा गया कि है क्या, यह कर राजस्व में होने वाली वृद्धि ग्रोथ से अनुपात है। तो इट इज द रेशियो ऑफ ग्रोथ इन टैक्स रेवेन्यू टू ग्रोथ इन जीडीपी, और इसका जवाब भी यही है। ठीक है नहीं, यदि एक से अधिक और कर संग्रह में वृद्धि जीडीपी में हुई वृद्धि से उच्च होगी। तो ये क्या है, ये मापक है राष्ट्रीय आय में वृद्धि के संबंध में राजस्व जुटाने की क्षमता का मापक। तो और हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका पहला वाला ही जवाब है, इसका ए जवाब है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसे कहते हैं, बड़ा आसान सवाल है, 6th क्लास का सवाल है, ये तो आप ही बता दो। ठीक है, आप बता दो, और मैं इसका जवाब आपको नहीं दे रहा हूँ और आपने बताना चाहिए। ठीक है, क्या जवाब बताइए। तो इसका जो जवाब है वो है आपका कि नेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आपने कितनी बार पढ़ा होगा, उसको नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो ये राष्ट्रीय आय वस्तुतः कारक लागत पर जो है निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इसको कहा जाता है। तो इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं, एक बार मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। नेशनल इनकम इस पर फैक्टर कॉस्ट पर इज इक्वल टू, तो ये है आपका एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है। तो इसका जवाब जो है आपका वो सी जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी स्टरलाइजेशन बाय आरबीआई रेफर्स टू। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बंध्याकरण स्टरलाइजेशन क्या दर्शाता है। तो इस सवाल को देखते हैं, चार ऑप्शन है। तो अर्थ इसे पढ़ देता हूँ एक बार में। ऑपरेशंस बाय आरबीआई टू न्यूट्रलाइज इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ऑपरेशंस बाय आरबीआई टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑन द इकोनॉमी। ऑपरेशंस बाय आरबीआई टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट ऑन द इकोनॉमी, नन ऑफ द अबव। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस का जवाब आप जो है एक बार पढ़कर देने की कोशिश करिए कि क्या दर्शाता है। तो स्टेलाइजेशन उस प्रक्रिया से संदर्भित है जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक
प्रणाली में प्रवेश करने वाले बाह्य स्रोतों से आए नए धन को निष्प्रभावी बनाने के लिए बैंकिंग प्रणाली से पैसे की निकासी करती है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करके बाजार से नकदी निकाल लेती है और इसलिए प्रतिकूल बाहरी झटकों के विरुद्ध अर्थव्यवस्था का बंधियाकरण करती है। तो अब इसमें क्या है कि पहला वाला ऑप्शन हमें नजर आता है कि अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश के अतिरिक्त प्रवाह का प्रभाव निष्प्रभावी बनाने के लिए आरबीआई द्वारा की जाने वाली संक्रियाएं। तो इसका जवाब है आपका ये जवाब है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना, कि वो क्या करती है कि जो आपके प्रतिकूल बाहरी झटके हैं उनके विरुद्ध जो है अर्थव्यवस्था को वो बंधियाकरण करती है। तो इसका ए जवाब है। आपको जो मैंने अभी बताया है उसको आप एक बार दोबारा से पोस्ट करके भी रिपीट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द अमोंग फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द चक्रव्यूह चैलेंज इन इंडियन इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में चक्रव्यूह चुनौती की सही व्याख्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चक्रव्यूह चैलेंज। तो इसके 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। यह कंपनियों द्वारा अपने व्यापार संचालनों को समेटने में आने वाली चुनौतियों को संदर्भित करता है। यह राजकोषीय एवं चालू घाटा दोनों को नियंत्रित करने में सरकार की असमर्थता को संदर्भित करता है। यह रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय के दोहरे नियंत्रण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को संदर्भित करता है। तो इसका जवाब है आपका ए, इट रेफर्स टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फर्म्स इन क्लोजिंग देयर ऑपरेशंस। तो चक्रव्यूह चुनौती क्या है? कंपनी द्वारा अपने व्यापार संचालनों को समेटने यानी कि बंद करने में आने वाली चुनौतियों को संदर्भित करता है। तो इसका जो जवाब है ए है, याद कर लीजिए, डायरेक्ट है, फैक्चुअल है। अगला देख लेते हैं, गिफ्ट इन गुड्स क्या है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, यूपीएससी में भी आया है, छोटे बड़े से कई एग्जाम्स में आ चुका है, आपने सुना भी होगा। तो गिफ्ट इन गुड्स उस वस्तु को कहा जाता है जिसकी मांग उनके मूल्य से सकारात्मक रूप से संबंधित है। इसका मतलब है कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी मांग में भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो गिफ्ट इन गुड्स उन्हें कहा जाता है। तो अब आप ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो है हमारा बी नजर आता है कि गिफ्ट इन वस्तुओं की मांग उनके मूल्य में बढ़ोतरी होने पर बढ़ती है। कोई जनरल नियम तो यही होता है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो डिमांड हमारी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों चीजें हमें नजर आ रही हैं। द डिमांड ऑफ गिवन गुड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन देयर प्राइसेस। महंगाई के साथ साथ उनकी डिमांड भी बढ़ती है, गिवन गुड्स कहा जाता है। ये सवाल 1000 बार अलग अलग एक एग्जाम में पूछा गया होगा, बहुत बार आता है, हर पेपर में मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज करेक्ट। उत्पादन के कारक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास और इनका जवाब आप करने की कोशिश कीजिए, क्या जवाब हो सकता है। तो इसका जो जवाब मैं एक बार ऑप्शन पढ़ देता हूँ। सवाल पूछा गया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज करेक्ट। तो इट इज द इनपुट दैट ए फर्म यूजेस इन प्रोडक्शन प्रोसेस। यह कंपनी द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला निवेश या इनपुट है। तो निवेश या इनपुट, तो ये मुझे सही नजर आता है, ठीक है। तो निवेश इनपुट जिसका इस्तेमाल एक कंपनी उत्पादन प्रक्रिया में करती है उन्हें उत्पादन का कारक कहा जाता है, ठीक है। तो वह निवेश या इनपुट जिनका इस्तेमाल कंपनी उत्पादन प्रक्रिया में करती है उसे उत्पादन का कारक कहा जाता है, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। ये जवाब है इसका। और अंतिम आउटपुट का उत्पादन करने के लिए एक कंपनी को किसी भी संख्या में अलग अलग निवेश की जरूरत पड़ सकती है। तो ये जवाब इसका ए ही है, बाकी स्टेप पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्या है आपका? प्रभावी मौद्रिक नीति संचरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये क्या है, इस पर सवाल का जवाब हमने देना है कि ये क्या है। तो बात कर लेते हैं। प्रभावी या संपूर्ण मौद्रिक नीति संचरण का अर्थ है बैंक द्वारा आरबीआई की नीति के लाभों को उधारकर्ताओं या जनता के पास पहुंचाना।
इसका मतलब है कि आरबीआई रेपो और रिवर्स रेपो दर को कम कर देता है तो इससे धन आपूर्ति बढ़ जाएगी, या बैंक कम दर पर आरबीआई से उधार ले सकते हैं। घटे हुए रेपो और रिवर्स रेपो का लाभ उधारकर्ताओं को उधार देने की दरों को कम करके जनता तक पहुंचाया जाता है। इसलिए इसका जो जवाब है वो कौन सा ठीक होना चाहिए, देख लेते हैं। तो पहला है आपका करके बढ़ोतरी किया जाना, तो दूसरा हाँ बी जवाब है इसका, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में कमी किए जाने पर बैंकों द्वारा उधार देने की दर में कमी करना। ठीक है, तो इसका जो जवाब आएगा इसका बी जवाब आएगा। चलिए, तो इसमें क्या है, रेपो वगैरह कम की जाती है, तो रेपो कम कर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ जरा इसका जवाब। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उधार देने की जो दर है, जो रेट है ना, इंटरेस्ट रेट कम करना, यानी कि बैंक रिड्यूसिंग द लैंडिंग रेट। देखो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क नजर आया, थोड़ा सा मैं इसलिए रुक गया था। तो बैंक रिड्यूसिंग द लैंडिंग रेट व्हेन आरबीआई रिड्यूसिंग द रेपो रेट। देखो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर आज जो है आरबीआई बैंकों को जो है शॉर्ट टर्म लोन देता है, ठीक है कि ना, कॉमर्शियल बैंक को। अब क्या है, कॉमर्शियल बैंक जो है आम आदमी को लोन देते हैं। तो अगर आपका रेपो कम हो गया तो जो आपके कॉमर्शियल बैंक हैं वो भी अपनी जो है, जो उनका बेस रेट होता है, यानी कि जिस रेट पर वो, जिस इंटरेस्ट पर आम आदमी को जो लोन देते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ये आपका बी जवाब है, आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, तो बेस इफेक्ट अगला है। इन एन इकोनॉमी बेस इफेक्ट रेफर्स टू। तो बेस इफेक्ट क्या होता है, आधार प्रभाव निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका जवाब। और आप भी मेरे साथ साथ इनके आंसर्स करते रहो, ठीक है ना। तो आप भी बहुत ज़्यादा काबिल, इंटेलिजेंट हो, सब तैयारी कर रहे हो, काफ़ी आपने पढ़ाई की है। बहुत सिंपल और साधारण से सवाल मैं लेकर आया हूँ, और लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, तो इसका जो जवाब है आपका वो बेस इफेक्ट्स का बी जवाब है। पिछले वर्ष में मूल्य स्तर में हुई वृद्धि का चालू वर्ष में मूल्य स्तरों में हुई संगत वृद्धि पर प्रभाव को कहते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ राइज इन प्राइस लेवल इन द प्रीवियस ईयर ओवर द कोरस्पॉन्डिंग राइज इन प्राइस लेवल्स इन करंट ईयर, यानी कि इसका बी जवाब आएगा। तो आधार प्रभाव चालू वर्ष में कीमत स्तर में होने वाली संगत वृद्धि अर्थात वर्तमान मुद्रास्फीति की तुलना में पिछले वर्ष में कीमत स्तर में वृद्धि के प्रभाव अर्थात पिछले वर्ष की मुद्रास्फीति को संदर्भित करता है। यदि पिछले वर्ष की इसी अवधि में कीमत सूचकांक के ऊंची दर में बढ़ने के कारण उच्च मुद्रास्फीति पैदा हुई हो तो कुछ संभावित वृद्धि पहले ही गुणित हो चुकी होती है। चालू वर्ष में कीमत सूचकांक में ऐसी ही पूर्ण वृद्धि अपेक्षाकृत कम मुद्रास्फीति पैदा करेगी। वहीं दूसरी ओर यदि मुद्रास्फीति की दर पिछले वर्ष की इसी अवधि में बहुत कम थी तो कीमत सूचकांक में अपेक्षाकृत मामूली वृद्धि भी अंक गणितीय रूप से वर्तमान मुद्रास्फीति की उच्च दर पैदा करेगी। तो इसका जो जवाब है आपका बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन प्राइमरी डेफिसिट। बेसिक सवाल है, बजट में हमें देखने के लिए मिलता है कि प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है। तो प्राइमरी डेफिसिट की बात कर लेते हैं आगे। सवाल बताइए, इसका जवाब तो आप ही दे दो, और जवाब का मैं वेट कर रहा हूँ। तो प्राइमरी डेफिसिट है आपका, तो इट इज़ फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट्स। बिल्कुल, तो ये आपका फिजिकल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें तो जो है प्राइमरी डेफिसिट निकल आता है। ठीक है, तो प्राथमिक घाटे का परिकलन राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटाकर किया जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब डी है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स हैज बीन डेवलप्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सूचकांक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया। फैक्चुअल सवाल है। आजकल इंडेक्स पर हर साल एक ना एक सवाल तो आ ही रहा है, जैसा कि आप पेपर्स में देख रहे हो। तो इसका जो जवाब है वो होना चाहिए, क्या जवाब होना चाहिए मैं एक बार बता देता हूँ, ऑप्शन देख लेता हूँ। तो इसमें आपका है WHO, वर्ल्ड बैंक और UNCF
IMF, तो इसका जवाब है आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जवाब है। तो ये आपका जो है वर्ल्ड बैंक जवाब है। ठीक है, फैक्चुअल है, याद कर लीजिए। बाकी इंडेक्स के लिए हम आपको अलग से जो है एक PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो आप अपनी मेल आईडी हमें आप हमारी मेल आईडी पर अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, वहाँ से हम पूरे इंडेक्स की टेबल आपको ऐसे ही दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल डाटा ऑन पॉवर्टी रिलीज्ड इन इंडिया इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। बल्कि जो इंडेक्सेस हैं उनका PDF का लिंक भी मैं जो है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये दिया हुआ है आपका कि द ऑफिशियल डाटा ऑन पॉवर्टी रिलीज इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डाटा कलेक्टेड बाय। तो गरीबी से जुड़े हुए जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो कौन किसके द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, फैक्चुअल है और इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आने की उम्मीद है। तो देख लेते हैं। आप भी कोशिश करो, आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना पढ़ा हो। इतने फैक्चुअल सवाल हैं, आप मना नहीं कर सकते हो। बिल्कुल इसका सी जवाब है NSSO। NSSO, तो इसका यही जवाब है। और एक और सवाल देखते हैं। टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट गवर्नमेंट रेफर्स बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक ओवर RBI। द मेन रीजन इज। अपने घाटे का वित्त पोषण करने के लिए सरकार RBI की अपेक्षा जनता से उधार लेने की वरीयता देती है, इसका मुख्य कारण क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, कॉमन सेंस वाला सवाल है। ठीक है, तो इसे आप बताइए क्यों ऐसा होता है। 4 ऑप्शन है। तो इसमें पहला है RBI द्वारा आरोपित की जाने वाली ब्याज दर उच्च है। सरकार को RBI से ली गई धनराशि नियत समय अवधि में वापस करनी होती है। सार्वजनिक उधार बाजार में से पैसे की आपूर्ति को प्रभावित नहीं करता। और B है, यह सरकारी बंद पत्रों की बिक्री को बढ़ाता है। तो इसका जो हमें सही जवाब नजर आता है वो ये है सी है, पब्लिक बोरोइंग्स डज नॉट अफेक्ट द मनी सप्लाई इन द मार्केट। बहुत अच्छा जवाब है, सी जवाब है इसका। तो अपने व्यय का वित्त पोषण करने के लिए सरकार IBI से नकदी शेष आहरित करने या उधार लेने की बजाय जनता से उधार लेना पसंद करती है। इसका कारण देश में मुद्रा की आपूर्ति के प्रभाव में निहित है। जनता से उधार लेने से देश में मुद्रा आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब सरकार उधार लेती है तो पैसा जनता से सरकार के पास चला जाता है। देश में कुल मुद्रा आपूर्ति पर शुद्ध प्रभाव नहीं के बराबर होता है। वहीं दूसरी ओर RBI में रखे गए नकदी शेष से आहरण करने या RBI से उधार लेने पर मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। मुद्रा की आपूर्ति में इस वृद्धि से कीमतों में वृद्धि हो सकती है और अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस प्रकार सरकार इस स्रोत का उपयोग करना केवल तभी पसंद करती है जब वह ऐसा करने के लिए विवश होती है, जब वित्त पोषण का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। ठीक है, तो आपने समझ लिया किस तरीके से जो है ये डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। चलिए, तो एक और सवाल देखते हैं। अगला है आपका स्क्यूफ्लेशन के ऊपर। तो विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब स्क्यूफ्लेशन। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। तो स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, इस सवाल को भी देख लेते हैं। तो स्क्यूफ्लेशन के पहले कहो तो मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। तो यह धीमी विकास दर और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी दर के साथ संयुक्त मुद्रास्फीति की स्थिति को संदर्भित करता है। यह संपूर्ण बाजार में कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी को संदर्भित करता है। यह निरंतर समय अवधि के दौरान अन्य वस्तुओं के मूल्यों में कमी होने के साथ साथ किसी एक वस्तु या वस्तुओं के छोटे समूह के मूल्यों में वृद्धि को संदर्भित करता है, या कोई सा भी नहीं। तो इसका जो जवाब मुझे नज़र आता है वो इसका सी जवाब नज़र आता है। तो स्क्यूफ्लेशन को समय की सतत अवधि के दौरान अन्य वस्तुओं की गिरती कीमतों के साथ साथ वस्तुओं के एक या एक से छोटे समूहों की कीमतों में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका जवाब है वो सी ही है। इट रेफर्स ए प्राइस राइज इन वन और स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज ओवर ए सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम अलोंग विद डिक्रीजिंग प्राइसेस। तो बाकी और ज़्यादा आप डिटेल चाहते हो किसी भी क्वेश्चन का और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो है अपने क्वेश्चंस या आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगा उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको समझाने की। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी जो है हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली हुई हैं SCS के लिए,
तो उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाओ। उसकी डिटेल जो है हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर मिल जाएगी, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी डिटेल पता कर सकते हो। बाकी हमारी वेबसाइट पर भी डिटेल्स हैं। तो चलिए किसी नए टॉपिक पर फिर से मिलते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।